हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपनी आंसर कीज चेकआउट कर ली होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको जेआरएफ करना था बट उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक चीज़ अपनी लाइफ में आप लोग हमेशा याद रखना, चाहे आपका रिजल्ट अच्छा आए या बुरा आए, चाहे आपका रिजल्ट कैसा भी रहे, चाहे आपको कोई रिजल्ट ना मिले, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, कीप वर्किंग, कंसिस्टेंसी। अगर दो चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो, सबसे पहली चीज़ कि आप कंसिस्टेंट रहते हो, दूसरी चीज़ आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हो, सेल्फ डाउट नहीं करते, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हो, अपने ऊपर भरोसा रखते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। तो कभी भी लाइफ में चाहे रिजल्ट कैसा भी आए, चाहे जॉब मिले ना मिले, जो भी हो, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, निराश नहीं होना है। इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नया साल है, नई शुरुआत करेंगे। जून 2024 में जेआरएफ हमारे हाथ में होगा। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी करनी है, कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है। अगर आप ये दो चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्ज़ाम का सब्जेक्ट एजुकेशन का पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। एंड आज की इस वीडियो की स्पेशलिटी ये रहेगी कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस क्लास में प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, वो सारे ही क्वेश्चंस मैंने आपको इस चैनल पर ऑलरेडी समझा दिए थे। सारे ही कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने शुरू से मेरी सारी क्लासेस देखी हैं, इस चैनल पर सारी क्लासेस फ्री होती हैं, कोई पेड कोर्स नहीं है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से सारी क्लासेस अच्छे से देखी थी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे थे, तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपका पेपर 100% क्वालिफाई हो गया होगा। ओके, एंड रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर आप लोगों को एनटी यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड या पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड या फिर जॉब रिलेटेड या करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं शेयर करती रहती हूँ। एंड आज की ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी कैन नॉट बी अप्लाइड टू सिंगल प्रीपोजिशन। ये आपके आर्ग्यूमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट से लिया गया क्वेश्चन है और आर्ग्यूमेंट की क्लास हमने अभी कवर की थी। एंड दिसंबर वाले एग्जाम से पहले मैंने आपको आर्ग्यूमेंट बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझाया था। यहाँ पर वैलिडिटी के बारे में कहा गया है कि वैलिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं हो सकता सिंगल प्रीपोजिशन पर। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन नॉट बी अप्लाइड टू आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि जो ट्रूथ का कॉन्सेप्ट है वो आर्ग्यूमेंट पर अप्लाइड नहीं हो सकता। अगर आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट ठीक से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा है। हमने क्या पढ़ा था, देखो, दो प्रीपोजिशन होती हैं, प्रीपोजिशन 1, प्रीपोजिशन 2, जिसको हम प्रीमाइज भी कहते हैं, और उसके बेस पर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट ये और एक स्टेटमेंट ये तीनों स्टेटमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट। एंड आर्ग्यूमेंट के इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको जो स्पेशल चीज़ बताई थी वो ये बताई थी कि जो प्रीमाइसेस होती हैं हमारी वो ट्रू या फॉल्स हो सकती हैं, कंक्लूजन भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है। यानी कि जो प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन, ये तीनों जो स्टेटमेंट या सेंटेंस होते हैं ये ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट होता है, यानी कि जो इन तीनों को मिलाकर बनता है आर्ग्यूमेंट, वो कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं होता, वो या तो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। तो ट्रू या फॉल्स हमारे आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है, जो कि सेकंड स्टेटमेंट में बात कही गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है सही। एंड स्टेटमेंट 1 में ये बात कही गई है कि सिंगल प्रीपोजिशन पर वैलिडिटी अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो सिंगल प्रीपोजिशन है उस पर क्या अप्लाई होता है, उसकी अपनी एक ट्रूथ वैल्यू होती है, वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स। प्रीपोजिशन 2 भी ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स। कंक्लूजन भी या तो ट्रू होगा या फॉल्स। तीनों स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स। ठीक है, तो जो ट्रू या फॉल्स वाली जो बात है वो प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन पर डिपेंड करती है। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है वो या तो वैलिड होता है या फिर इनवैलिड होता है, वो कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं होता। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी आर्ग्यूमेंट वाली क्लास में।
तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये देखो मैंने आप लोगों को समझाया था वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट में कि एक होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, एक होता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जो हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है वो या तो वैलिड होता है या फिर होता है इनवैलिड, कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं होता। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड और इनवैलिड ना कहकर क्या कह देते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। बट नो आर्ग्यूमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी थी। ये होता है हमारे आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन। ये तीनों ही मिलकर बनाते हैं हमारा आर्ग्यूमेंट। प्रीमाइस 1 ट्रू या फॉल्स हो सकता है, इसकी भी अपनी ट्रूथ वैल्यू होती है, प्रीमाइस 2 भी, कंक्लूजन भी, बट इनको हम वैलिड नहीं कह सकते। वैलिड या इनवैलिड किसको कहेंगे हम, आर्ग्यूमेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोशल इमोशंस डिस्प्लेड ड्यूरिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से सोशल इमोशंस होंगे जो कि डिस्प्ले किए जाते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। किस चीज़ की बात हो रही है, सोशल इमोशंस की, जो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में डिस्प्ले किए जाते हैं। एम्बैरेसमेंट, गिल्ट, शेम, प्राइड, जीलसी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना था, मैंने आपको कम्युनिकेशन के टाइप में समझाया था कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। यहाँ पर बात हो रही है सोशल इमोशंस की। तो आप ये देखिए कि ये जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या हमारे इमोशंस से रिलेटेड नहीं है। हम एम्बैरेस होते हैं, किससे रिलेटेड है, हमारे इमोशंस से। गिल्ट फील करते हैं, शेम फील करते हैं, प्राइड फील करते हैं या फिर जीलसी फील करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे किससे रिलेटेड हुई, इमोशंस से रिलेटेड हुई। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका ए बी सी डी ई, सारी ही चीज़ें हमारे इमोशंस का पार्ट होती हैं और इसीलिए हेयर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास में हमने 2 टाइप की सैम्पलिंग पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कैसे याद रखना है एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कैसे याद रखना है, इसके लिए हमारी ट्रिक क्या थी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए हमारी ट्रिक थी SSSC, जैसे SSC का एग्जाम होता है ना, ऐसे याद रखोगे। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए हमारी ट्रिक क्या थी, PCSQ, यानी PCS का एग्जाम क्यों देना चाहते हो आप, ऐसे हम लोगों ने याद किया था। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है आपका सबसे पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और लास्ट वाला क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आता है आपका, सबसे पहला पर्पसिव सैम्पलिंग, दूसरा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, तीसरा स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड चौथा कोटा सैम्पलिंग। यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ये नहीं होगा क्योंकि ये हमारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी हमने किस में पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी में। तो ये दोनों कट हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोटा एंड स्नोबॉल। बी एंड डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। बी एंड डी ओनली आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं यहाँ पर देखो हमने कैसे समझा था ये सैम्पल और इट्स टाइप्स की अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी में हमारा था SSSC, नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारा क्या था, PCSQ। इस तरीके से आप लोग दोनों ही सैम्पलिंग को ट्रिक की थ्रू याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स सब टाइप्स ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ ही दिन पहले, दिसंबर एग्जाम से कुछ ही दिन पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया था इन डिटेल। हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सारे टाइप्स समझे थे। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि टाइप्स और सब टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होगा। डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी या फिर सीमेंटिक मेमोरी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी थी या आपने कहीं से भी मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे ये चारों आएंगे या इनमें से कुछ ही आएंगे। तो हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो ड्यूरेशन होता है 30 सेकेंड के अप्रॉक्स होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक, यानी बचपन से लेकर अब तक आपकी जितनी भी यादें हैं वो सारी किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का। तो जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है, प्रोसीजरल, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, ये चारों ही जो मेमोरी हैं हमारे किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का।
तो ABCD चारों के चारों ऑप्शन हैं ये यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमने देखा था एक होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी और एक होता है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट जो मेमोरी होती है उसी का मैंने आपको बताया था दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो कि हमारे ऑप्शन में था, 4 ऑप्शन थे हमारे। अब जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एपिसोडिक मेमोरी और एक होता है सिमेंटिक मेमोरी। ऐसे ही जो इम्प्लिसिट मेमोरी होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोसीजरल, प्रीमिंग, प्राइमिंग या फिर कंडीशनिंग। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। तो यहाँ पर देखो जो डिक्लेरेटिव है वो किसका पार्ट होगा? एक्सप्लिसिट का, क्योंकि एक्सप्लिसिट मेमोरी का दूसरा पार्ट डिक्लेरेटिव मेमोरी होता है। तो पहला तो ये हुआ, दूसरा हुआ एपिसोडिक, तीसरा हुआ सिमेंटिक एंड चौथा क्या हुआ? प्रोसीजरल। यानी कि ये चारों ही लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट हैं। अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देख लेना, टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वर कवर्ड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पर लिखा गया है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनको समाहित किया गया है या फिर कवर किया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड होगा या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था और कब वो फोर्स में आया, क्यों आया था, कितनी गैसेस उसमें शामिल थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। यहाँ पर जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं वो होंगी सबसे पहली कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरी क्या होगी? मीथेन यानी CH4, इसका ये केमिकल नेम है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होती है बल्कि क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2O, और इसी को हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी रॉन्ग है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है बल्कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है वो होता है हमारा ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन आपका कट होगा? एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि C और E। C और E जहाँ पर भी है उसको आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल में हमने कौन कौन सी गैसेस की बात की? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इन 6 गैसेस की बात की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। सो हेयर द आंसर विल बी ABD, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्योटो प्रोटोकॉल इज ए प्लान क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जिसकी फुल फॉर्म आपसे काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। और क्या कोशिश की गई थी इसके थ्रू कि ट्राई किया गया था टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया जाए, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ती जा रही है तो ये जो क्लाइमेट एक्शन हो रहा है इसके जो प्रभाव है इसको कम किया जा सके, इसीलिए क्या किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल प्लान किया गया था। इट कवर्स द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द 6 ग्रीन हाउस गैसेस। कई बार इसके नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये अडॉप्ट किया गया था 1997 में एंड ये फोर्स में कब आया था? 2005 में। इनकी अलग अलग डेट आपको मैंने बताई थी क्योंकि अलग अलग भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ DDT कंसंट्रेशन अमंग देम एज अ रिजल्ट ऑफ बायो एक्यूमुलेशन और एक्यूमुलेशन। 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे कि एक होता है बायो एक्यूमुलेशन और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बायो एक्यूमुलेशन की। और इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका पूछा गया है? DDT का। सबसे पहले तो DDT होता क्या है? DDT एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, जो कि कीटनाशकों को मारने के लिए केमिकल सब्सटेंस है जिसका हम यूज़ करते हैं। DDT की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाती है तो क्या होगा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। अब DDT की जो कंसंट्रेशन है कि पानी में अगर आपने जो है इंसेक्टिसाइड छिड़का और वो पानी में अगर चला जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होगी? सबसे पहले तो वाटर बॉडी से स्टार्ट होगा क्योंकि वाटर बॉडी में ही जाएगा हमारा DDT। उसके बाद सबसे पहले B है तो जो बाकी के ऑप्शन हैं उसको आप कट कर दीजिए। जो B से स्टार्ट हो रहा है उसको हम रहने देंगे। 2 और 4 ऑप्शन हमारा रहता है। वाटर बॉडी से स्टार्ट हुआ, वाटर बॉडी के बाद पानी में अगर हमारा DDT चला गया उसके बाद वो किसके अंदर जाएगा? जू प्लैंक्टॉन्स के अंदर।
अब जू प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं? जो जू प्लैंकटॉन होते हैं वो होते हैं स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, जिनको छोटी छोटी मछलियाँ खा लेती हैं। तो वाटर बॉडी से किसके अंदर गया? जू प्लैंकटॉन के अंदर। अब उन जू प्लैंकटॉन को यानी कि स्मॉल स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कौन खाएगा? उनको खाएंगे मछलियाँ यानी कि फिशेस। तो ए के बाद बी के बाद डी, डी के बाद ए, बी के बाद डी, डी के बाद ए, आपका ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो सबसे पहले वाटर बॉडी में गया डीडीटी, उसके बाद जू प्लैंकटन यानी कि स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं छोटे छोटे जीव, उन्होंने खाया, उनके अंदर गया, उनकी बॉडी के अंदर गया, उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ, उनकी बॉडी में एक्यूमुलेशन हुआ। उसके बाद उनको खाया फिश ने, और फिश को किसने खाया? फिश ईटिंग बर्ड्स। उसके बाद फिश ईटिंग बर्ड्स ने किसको खाया? फिश को। तो लास्ट क्या होगा? सी, और फर्स्ट क्या होगा? वाटर बॉडी। इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बी डी ए सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फैलेसी वाला तो कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझाया था। सारी ही फैलेसीज हमने बहुत अच्छे से कवर की थी। दोबारा से हम इनको पढ़ेंगे। विच फैलेसी इन इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, व्हाट इज गुड फॉर ईच इंडिविजुअल। इस सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज गुड फॉर ईच इंडिविजुअल टाइप ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी बैड फॉर इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि व्हाट इज गुड फॉर ईच इंडिविजुअल। अगर कोई चीज़ सारे ही इंडिविजुअल के लिए सही है, यानी किसकी बात हो रही है? पार्ट की, ईच इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। टाइप ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी बैड फॉर इकोनॉमी एज अ होल, तो वो किसके लिए? होल की। पार्ट से किसकी तरफ चल रहे हैं हम? होल की तरफ। यानी कि अगर कोई चीज़ एक इंडिविजुअल के लिए सही है, ठीक है, इंडिविजुअल टाइप ऑफ बिजनेस के लिए सही है, तो वो पूरी इकोनॉमी यानी कि एज अ होल इकोनॉमी के लिए वो बैड नहीं हो सकती। तो हम पार्ट से होल की तरफ चल रहे हैं, और मैंने आपको समझाया था कि जब हम पार्ट से होल की तरफ चलते हैं तो वो हमारा जो फैलेसी होगा वो होगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन की बात हो रही है। जो चीज़ आप ये कह रहे हो कि जो चीज़ एक पार्ट के लिए अच्छी है तो वो पूरे होल के लिए भी अच्छी होगी, बट ऐसी गारंटी नहीं है। और जहाँ पर भी त्रुटि होती है सेंटेंस में, जहाँ पर भी कोई गलती होती है, उसी को तो हम कहते हैं फैलेसी। तो यहाँ पर क्या? कंपोजिशन की फैलेसी है, यानी कि पार्ट से कोई चीज़ पार्ट के लिए अच्छी है तो वो आप होल के लिए भी अच्छी बता रहे हो। तो यहाँ पर फैलेसी हुई, और कौन सी हुई? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। रेड हेरिंग फैलेसी में हमने पढ़ा था, जहाँ पर भी इग्नोर करने वाला वर्ड आपको मिल जाए, जो कि कीवर्ड है, इग्नोर करने वाली बात आ जाए, तो आपका क्या होगा? रेड हेरिंग फैलेसी। स्लिपरी स्लोप क्या होता है? यानी कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, स्लिपरी स्लोप। और फॉल्स कॉज, यहाँ पर कोई गलत कारण नहीं दिया गया है तो फॉल्स कॉज भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन विल बी द करेक्ट आंसर। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन इज कमिटेड व्हेन समवन एज्यूम्स दैट समथिंग दैट इज ट्रू फॉर द पार्ट्स, यानी कि कोई ऐसा एज्यूम करता है कि कुछ भी चीज़ जो कि ट्रू है पार्ट्स के लिए ऑफ अ ग्रुप इज ट्रू फॉर द होल ग्रुप, यानी जो चीज़ पार्ट के लिए अच्छी है तो वो पूरे होल ग्रुप के लिए भी अच्छी होगी। ये होता है हमारा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। जैसे कि इन दिस केस द पर्सन इज एज्यूमिंग दैट बिकॉज ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कार आर मेड ऑफ मेटल, अगर ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कार आर मेड ऑफ मेटल देन द होल कार इज मेड ऑफ मेटल। अगर एक पर्सन ऐसा अज्यूम करता है कि इस कार के जितने भी पार्ट्स हैं वो मेटल के बने हुए हैं तो पूरी ही कार किसकी होगी? मेटल की। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो टायर होते हैं वो तो मेटल के होते नहीं हैं, वो तो रबड़ के होते हैं। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं? फैलेसी। हाउएवर दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, द कार मे हैव अदर पार्ट्स सच एज प्लास्टिक और ग्लास दैट आर नॉट मेड ऑफ मेटल। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग। यहाँ पर ये लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक भी हमने बहुत ही अच्छे से समझी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो क्लासेस मैंने ली थी आप लोगों की PYQ सीरीज, उसमें हमने समझा था कि इंडिपेंडेंट लर्नर क्या होते हैं, डिपेंडेंट लर्नर क्या होते हैं, लर्नर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, गिफ्टेड लर्नर क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे एक लर्नर की लर्निंग को। सबसे पहला है लर्नर्स लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है लर्नर्स रेडीनेस एंड विल पावर, अगर लर्नर रेडी ही नहीं होगा कोई भी चीज़ सीखने के लिए, जब खुद से उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन विल पावर नहीं होगी तो वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा, तो ये चीज़ भी अफेक्ट करेगी लर्निंग को। थर्ड ऑप्शन है बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, जो बेसिक पोटेंशियल है लर्नर का वो भी अफेक्ट करेगा उसकी लर्निंग को।
जो फोर्थ ऑप्शन है वो है लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, कोई अगर लर्नर बीमार है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो वो भी उसकी लर्निंग को इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही। ABCD सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। जो ई वाला ऑप्शन है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ अ टीचर, किसी टीचर की पर्सनैलिटी क्या किसी लर्नर की लर्निंग को इफेक्ट कर सकती है? ये एक इलॉजिकल बात हो गई कि एक टीचर की पर्सनैलिटी क्यों इफेक्ट करेगी लर्नर को, ठीक है, लर्नर की लर्निंग को। तो जो हमारा ई है वो हो जाएगा एलिमिनेट। तो जहाँ पर भी ई है उसको आप कट कर दीजिए, सिर्फ एक ऑप्शन के कट करने से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ABCD। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर, ABCD। ई हो जाएगा एलिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर कम नंबर सीरीज। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत बार प्रैक्टिस कराया है कि इस तरीके से नंबर सीरीज से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पैटर्न देखना है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पर क्या है देखो, A to Y, उसके बाद है B3, यानी कि ABCD, सीधा सीधा चल रहा है, टफ नहीं है। तो D के बाद क्या आएगा? E, लेकिन E इन्होंने चारों ऑप्शन में दिया है, आप क्या करें? अब हम देखते हैं कि सेकेंड वाला जो नंबर है वो क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यानी कि यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है? 2, 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ ऑड और इवन का केस है। तो 7 के बाद हमारा क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा बताइए? 9 आएगा या फिर 11 आएगा? तो यहाँ पर देखो, 2 के बाद था 3, 3 के बाद 4 छोड़कर 5, 5 के बाद 6 छोड़कर 7, और 7 के बाद 8 छोड़कर आना चाहिए 9, लेकिन 9 यहाँ पर है नहीं। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा 11 है, क्योंकि ऑड और इवन का केस है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 8 या 6 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? 11। तो ई के बाद क्या आ जाएगा? 11। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा वाला लेटर YXWV। क्या पैटर्न बन रहा है? YXWV, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये उल्टा मूव कर रहा है, VWXY। अब V से पहले क्या आता है? V से पहले आता है U, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? UVWXY, ये है इसका पैटर्न। और 7 के बाद क्या आ जाएगा? 11, और D के बाद क्या आता है? E। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? E11U। ये बहुत जल्दी हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बट देखते ही ये क्वेश्चन बन गया होगा, इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज इज अराइव्ड एट थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स दैट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ लॉ, द बेसिस फॉर लॉज, दिस रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ। जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग है वो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाई थी। इंडक्टिव और डिडक्टिव में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है फैक्ट, ठीक है, जो फैक्ट होता है। तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जो फैक्ट होते हैं, लॉज होते हैं, जो थ्योरी होती है, वो उससे अगर हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं तो हमारा डिडक्टिव होगा। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर लॉज, यानी कि ऐसे फैक्ट्स और ऐसी नॉलेज जो कि बेसिस बनती है, बेस बनती है किसके लिए? लॉज के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, थ्योरीज के लिए। यानी कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से एग्जाम्पल से प्रिंसिपल की तरफ, रूल की तरफ, लॉज की तरफ। और जब भी हम एग्जाम्पल से यानी कि नॉर्मल नॉलेज से और प्रिंसिपल, रूल एंड लॉज की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? डिडक्टिव ना होकर हमारी कौन सी अप्रोच होती है? इंडक्टिव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, इंडक्टिविज्म, ना कि डिडक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हर प्रीवियस परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज इप्सेटिव असेसमेंट। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उसकी खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ, तो उसको हम कहते हैं इप्सेटिव असेसमेंट। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो कहता है ऑथेंटिक असेसमेंट्स आर असेसमेंट्स प्रोसीजर्स दैट टेस्ट स्किल्स एंड एबिलिटीज एज दे वुड बी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो ऑथेंटिक असेसमेंट क्या होता है और इप्सेटिव असेसमेंट क्या होता है? दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। इप्सेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जब एक स्टूडेंट की खुद की परफॉर्मेंस, खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ उसकी आज की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इप्सेटिव असेसमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया।
सेकंड स्टेटमेंट कहता है ऑथेंटिक असेसमेंट जो होता है वो असेसमेंट प्रोसीजर होता है जो टेस्ट करता है स्किल्स और एबिलिटीज़ को एज दे वुड बी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिचुएशन। ऑथेंटिक असेसमेंट यही होता है कि जिसमें बच्चे को पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि रियल लाइफ में बिल्कुल नेचुरली वो एक्ट कर सके। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो हेयर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, क्योंकि ऑथेंटिक असेसमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी सही दिया हुआ है और जो इप्सेटिव असेसमेंट है उसके बारे में भी सही बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप लोगों ने बहुत ही आसानी से कर दिया होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो स्वयं प्रभा के चैनल्स हैं उनके नेम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही ये बात बताई थी और हुआ भी यही कि ज़्यादातर शिफ्ट में आपके स्वयं प्रभा के चैनल से नेम से रिलेटेड स्पेशली क्वेश्चंस पूछे गए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम चैनल 4, चैनल नंबर 4 का जो स्वयं प्रभा पर चैनल नंबर 4 है, सोशल साइंसेज में यानी एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट जो होते हैं सोशल साइंस के, उससे रिलेटेड जो स्वयं प्रभा का चैनल है जिसका नाम है चैनल नंबर 4, उसका नाम क्या होगा? संस्कृति, सारस्वत, प्रबोध या फिर प्रबंधन। तो इसकी मैंने बहुत ही इजी ट्रिक आप लोगों को बताई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो चैनल नंबर 4 होगा उसका नाम क्या होगा? सारस्वत। इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ जो हमने पहले भी अच्छे से समझी थी। एजुकेशन के जो DTH चैनल्स होते हैं स्वयं प्रभा के, वो 10 चैनल्स हैं जिनके संस्कृत में नाम रखे गए हैं। जो सबसे पहला चैनल है उसका नाम है वगीश, चैनल नंबर 2 संस्कृति, चैनल नंबर 3 प्रबोध, चैनल नंबर 4 सारस्वत, चैनल नंबर 5 प्रबंधन। इसको 10 चैनल्स को आपको 2 में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। इधर के हम अलग ट्रिक से याद करेंगे, इधर के अलग ट्रिक से याद करेंगे। वगीश एक लड़का है, ठीक है, और उससे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, संस्कृत उस पर बोझ थी। वगीश संस्कृत पर बोझ था, मतलब वगीश जो है उससे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती थी पढ़नी और वो संस्कृत पर बोझ था। उसके बाद एक लड़की आती है सरस्वती यानी सारस्वत, और वो कहती है मैं तुमको पढ़ाऊंगी, मैं प्रबंधन करूंगी तुम्हारा। तो वगीश संस्कृत पर बोझ था तो सरस्वती ने प्रबंधन किया कि मैं तुमको पढ़ाऊंगी। ये हमारी ट्रिक थी। चैनल नंबर 4 पूछा गया था तो क्या हो जाएगा? सारस्वत आपका करेक्ट आंसर। बात के जो चैनल्स हैं उसको हमने कैसे याद किया था? यहाँ पर स्टार्ट हुई थी वगीश यानी एक लड़के से, यहाँ पर स्टार्टिंग होगी विधि नाम की एक लड़की से। कहानी क्या बनेगी? विधि ने कोर्ट मैरिज की आर्यभट्ट के साथ, फिर टाइम स्पेंड किया और दक्षिणा दी। विधि एक लड़की है, उसने कौटिल्य से आप याद रखोगे कोर्ट मैरिज, या कोर्ट मैरिज से आप याद रखोगे कौटिल्य। विधि नाम की एक लड़की ने कोर्ट मैरिज की आर्यभट्ट नाम के एक लड़के के साथ, उसके साथ फिर टाइम स्पेंड किया एंड लास्ट में उसने दक्षिणा दी। इस तरीके से आप स्टोरी के फॉर्म में इसको याद रख सकते हो। अगर आप लोगों ने ये क्लास देखी थी तो आपका ये क्वेश्चन 100% करेक्ट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? हायर एजुकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने आपकी 2-3 क्लासेस ली थी, उसमें मैंने आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो समझाए थे। ज़्यादा क्लासेस हम लोग कवर नहीं कर पाए हैं अभी इस चैनल पर हायर एजुकेशन की, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कराए थे उसी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर आपका पूछा गया है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहते हैं? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है जो एजुकेशन डिस्पैच है, वुड्स डिस्पैच भी इसको कह सकते हैं। वुड्स डिस्पैच आए या फिर एजुकेशन डिस्पैच आए 1854 का, उसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ये मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले बताया था कि जो इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटी हैं, जो एंशियंट यूनिवर्सिटी हैं, उनका एक तो आपको पढ़ना है जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है और एक वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कहाँ पर हैं वो। तो उसी से ये आपका मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से अगर आपको एक भी आता है तो आपका करेक्ट आंसर हो गया होगा। सबसे पहला है रीड कॉलेज, दूसरा है फॉरमैन कॉलेज और तीसरा है मूअर सेंट्रल कॉलेज और डी है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो अगर आपको इनमें से एक भी पता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैचिंग वाले क्वेश्चंस में यही आसानी रहती है कि एक अगर आपको आता है तो उससे आपके बाकी के ऑप्शंस भी इजी हो जाते हैं। अगर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात करें तो वो हमारा रिलेटेड है अलीगढ़ से। अगर आपको ये भी पता था, यानी डी का अगर सेकंड अगर आपको पता था तो आपका इसी से करेक्ट आंसर आ जाना था ऑप्शन नंबर 3। डी का क्या होगा? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पर है? अलीगढ़ में।
उसके बाद जो मूअर सेंट्रल कॉलेज है वो कहाँ पर है, वो है आपका इलाहाबाद में। अगर इलाहाबाद आपको पता था तो भी आपका आ जाएगा आंसर, क्योंकि देखो सी का 1 भी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद जो फॉरमैन कॉलेज है वो है आपका लाहौर में, और जो आपका रेड कॉलेज है वो कहाँ पर है, लखनऊ में। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जितनी भी एंशियंट यूनिवर्सिटी हैं या जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटी हैं, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर और वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आसपास की छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिस्ट यूज कम्युनिकेशन टू हाईलाइट द फिनोमिना ऑफ। बुद्धिस्ट या फिर बुद्धिज्म एंशियंट फिलॉसफी है जो किससे रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से। अब इन सारे ऑप्शंस को हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है ह्यूमन हेरार्की। क्या बुद्धिस्ट ने जो कम्युनिकेशन यूज़ की उसमें ह्यूमन हेरार्की की बात की। ह्यूमन हेरार्की का मतलब कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई जाति ऊंची है, कोई नीची है, जबकि बुद्धिज्म में ये कहा गया है कि कोई भी ऊंच नीच नहीं है, सारे मनुष्य बराबर हैं, कोई जात पात, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रखा गया। तो ह्यूमन हेरार्की की बात बिल्कुल नहीं की गई है बुद्धिज्म में। इम्परमानेंस की बात की गई है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, हर चीज़ अस्थिर है, यानी कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ का अंत निश्चित है। तीसरा है ह्यूमन सफरिंग। तो ह्यूमन सफरिंग की भी बात की गई, क्योंकि बुद्धिज्म फिलॉसफी में ही कहा गया कि संसार में चारों तरफ दुख हैं, हर दुख का कारण है और हर उस दुख का निवारण भी है। ये बात भी किस में की गई, बुद्धिज्म फिलॉसफी में। एंड डी ऑप्शन कहता है नॉन सेल्फ। नॉन सेल्फ यानी कि सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो, उनके भले के बारे में भी सोचो। तो ये तीनों ही चीज़ें आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। सोशल डिस्टेंस, यानी कि सोशल डिस्टेंस की बात नहीं की गई, मतलब समाज में दूरी की बात नहीं की गई, बल्कि समाज में समानता की बात की गई। तो जो ए और ई ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन हैं, ये दोनों ही निगेटिव ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए और ई को आप एलिमिनेट कर दीजिए। जो बी सी डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही बातें बुद्धिज्म फिलॉसफी में कही गई हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नया क्वेश्चन है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हर एक कॉन्सेप्ट की कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वो लगातार चेंज हो रही है। कम्युनिकेशन में बुद्धिज्म से, यानी कि इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछा गया है और उसको बनाया क्या गया है, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लगाकर भी आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन प्रेसीड्स वर्बल कम्युनिकेशन इन ह्यूमन लाइफ। यानी कि जो नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं वो पहले आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन से हमारी लाइफ में। स्टेटमेंट 2 कहता है सोशलाइजेशन इनकलकेट्स डिस्प्ले नॉर्म्स फॉर एप्रोप्रिएट इमोशनल कम्युनिकेशन। यहाँ पर बात हो रही है कि जो सोशलाइजेशन होता है वो हमारे अंदर ये नॉर्म्स डालता है कि हमें एप्रोप्रिएट इमोशनल कम्युनिकेशन कैसे करनी है लोगों के साथ। ये सोशलाइजेशन प्रोसेस ही हमें बताता है। फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है कि नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन पहले आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन से, तो ये सही बात है। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आप आंसर करने से पहले उसके बात का मतलब समझ जाते हो, आपको पता चल जाता है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो आप इमोशनली उन चीज़ों को फील कर लेते हो और उसके बाद आप वर्बली एक्ट करते हो। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि सोशलाइजेशन से ही हमें ये पता चलता है कि हमें अप्रोप्रिएट तरीके से इमोशनल कम्युनिकेशन कैसे करनी है। इमोशनल कम्युनिकेशन में आपका क्या आता है, आपकी हैप्पीनेस, आप अपनी खुशी का इजहार कैसे करते हो, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि अमूर्त चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब किससे रिलेटेड होती हैं, इमोशनल कम्युनिकेशन से। जैसे कि एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, आपकी हैप्पीनेस, दुख, वो सब इमोशनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो आपको इमोशनल कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट वे में कैसे करनी है ये आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस ही बताता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर करेक्ट है और इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है, मतलब स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर करेक्ट है और जो ऑप्शन नंबर 1 है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अगर आपने वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाना था, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही हमने पढ़ा था कि इमोशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर वर्बली कैसे एक्ट करता है, किया जाता है, या फिर नॉन वर्बली हम लोग किस किस तरीके से एक्ट कर सकते हैं, किस किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने नॉन वर्बल में अच्छे से अंडरस्टैंड की थी। तो हर एक कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत ज़रूरी है।
इमोशनल कम्युनिकेशन में क्या आएगा? आपका हैप्पीनेस, आपकी स्ट्रेंथ, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, एम्पैथी, एंगर, गिल्ट, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तरह के जो इमोशन हैं वो आपके आ जाते हैं इमोशनल कम्युनिकेशन में। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ वेदर सोशल साइंटिफिक फाइंडिंग्स आर एप्लीकेबल टू पीपल्स एवरीडे नेचुरल सोशल सेटिंग। यहाँ आपसे वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिलेटेड होगा ऐसे क्वेश्चन के साथ कि क्या सोशल साइंटिफिक फाइंडिंग्स को आप अप्लाई कर सकते हो लोगों की एवरीडे नेचुरल सोशल सेटिंग पर। तो ये कौन से टाइप की वैलिडिटी होगी? वैलिडिटी के टाइप्स में हमने समझा था सारे टाइप्स की वैलिडिटी को। यहाँ पर जो एक्सटर्नल वैलिडिटी लिखा हुआ है वो रिलेटेड होता है कि अगर आपने किसी सैंपल पर कोई रिसर्च की और उसके रिजल्ट को अगर आप बड़ी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हो तो इसका मतलब है कि आपकी रिसर्च में एक्सटर्नल वैलिडिटी है। यानी कि जहाँ पर भी आप रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हो तो उसका मतलब है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी है। अगला है मीज़रमेंट वैलिडिटी। मीज़रमेंट वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ आप मीज़र करना चाहते हो अगर आप एक्चुअल में वही चीज़ मीज़र कर रहे हो यानी कि आपकी रिसर्च में मीज़रमेंट वैलिडिटी है। फोर्थ ऑप्शन इज़ फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो अगर आपने कोई क्वेश्चनेयर बनाया, मान लीजिए आपको IQ टेस्ट के लिए आपने एक क्वेश्चनेयर बनाया और आपका जो वो क्वेश्चनेयर है वो देखकर भी लग रहा है कि हाँ IQ के लिए ही बनाया गया है। उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो देखकर भी ऐसा लग रहा है कि IQ से ही रिलेटेड है। यानी देखकर भी ऐसा लगना चाहिए कि जिस चीज़ को हम मीज़र करना चाहते हैं वही चीज़ मीज़र की जाएगी। तो उसमें होती है फेस वैलिडिटी। ये सारे टाइप की वैलिडिटी को हमने डिटेल में समझा था। तो यहाँ पर ना एक्सटर्नल होगा, ना मीज़रमेंट होगा, ना फेस होगा। कौन सा होगा? इकोलॉजिकल वैलिडिटी। अब इकोलॉजिकल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? Ecological validity measures how generalizable experimental findings are to the real world, such as situations or settings typical of everyday life। यानी कि जो generalizable experimental findings हैं जिनको आप generalize कर सकते हो वो लोगों की everyday life and real life situations पर कहाँ तक अप्लाई हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो उसमें इकोलॉजिकल वैलिडिटी है और ऐसा नहीं है तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी नहीं है। यानी कि अगर आप उन चीज़ों को एवरीडे लाइफ पर या सोशल नॉर्मल रियल सेटिंग में आप अप्लाई नहीं कर सकते अपने रिजल्ट को तो उसमें इकोलॉजिकल वैलिडिटी नहीं होगी। और ये एक्सटर्नल वैलिडिटी का ही एक सब टाइप है इकोलॉजिकल वैलिडिटी, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम अपने रिजल्ट को सारी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन इकोलॉजिकल वैलिडिटी में सिर्फ एवरीडे लाइफ सिचुएशंस पर ही उनका एप्लीकेबिलिटी देखी जाती है। मीज़रमेंट वैलिडिटी जैसा मैंने आपको बताया कि द एक्सटेंट टू विच अ मीज़रमेंट मीज़र्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मीज़र। यानी कि कोई माप जिस चीज़ को मापना चाहता है तो उसे किस हद तक माप रहा है। कोई चीज़ हम मीज़र करना चाहते हैं तो उसी चीज़ को हम मीज़र कर रहे हैं या नहीं, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? हमारी मीज़रमेंट वैलिडिटी। ठीक है, आगे हम देखते हैं फेस वैलिडिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि फेस वैलिडिटी इज अबाउट वेदर अ टेस्ट अपीयर्स टू मीज़र व्हाट इट्स सपोज टू मीज़र। यानी कि क्या रिजल्ट वही चीज़ मीज़र कर रहा है जो कि वो देखने में अपीयर यानी कि देखने में वो प्रतीत हो रहा है कि उसको मीज़र करना है। एक्सटर्नल वैलिडिटी मैंने आपको बताया कि जब हम अपनी फाइंडिंग्स को बड़ी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर लेते हैं, लोगों पर, सिचुएशंस पर, सेटिंग्स पर, तो वो हमारी कहलाती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का कीवर्ड हमेशा याद रखना, जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the 5 preposition in न्याय syllogism the first प्रतिजना coincide with the 5th निगमना। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपकी 5 प्रिपोजिशन होती हैं न्याय सिलोजिज्म में, प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपनया एंड निगमना, फून से हमने ये याद किया था। तो इसमें जो आपका फर्स्ट होता है यानी कि प्रतिजना, वो किससे रिलेटेड होता है? 5th निगमना से। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है अमंग द 5 प्रिपोजिशन ऑफ न्याय सिलोजिज्म द सेकंड हेतु, यानी कि ये कोइंसाइड विद द 5th उपनया। जो हेतु है वो किससे रिलेटेड होता है? उपनया से। बीच वाला क्या होता है? हमारा उदाहरण। तो फर्स्ट वाला प्रतिजना, जिसको प्रतिज्ञा भी कहते हैं, वो रिलेटेड होता है निगमना के साथ, और जो हमारा हेतु होता है वो किससे रिलेटेड होता है? उपनया के साथ, उपान्य के साथ। उपान्य भी कह सकते हैं, उपनय भी कह सकते हैं, उपान्य के साथ। तो क्या ये सही बात है? तो इंडियन लॉजिक की मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो हमारे 5 प्रिपोजिशन होते हैं न्याय सिलोजिज्म में, जिनको हम फोन से याद रखते हैं, तो उसमें ये इसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यानी यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं और आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। जो 5 प्रिपोजिशन है हमारे इंडियन सिलोजिज्म में या इंडियन लॉजिक में, सबसे पहला है हील वाले एग्जाम्पल से हमने इसको समझा था
दिस हिल हैज़ फायर, और आपको एग्जाम में भी यही वाले एग्जाम्पल्स मोस्टली देखने को मिलते हैं। द हिल हैज़ फायर यानी कि पहाड़ी पर आग है, ये क्या होती है? प्रतिजना। दूसरा, अगर हम इस चीज़ का रीज़न दे रहे हैं बिकॉज इट हैज़ स्मोक, ये कोई स्टेटमेंट है, नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट कि हिल पर आग है, पहाड़ी पर आग है। उसके बाद हम रीज़न देते हैं बिकॉज इट हैज़ स्मोक। जो पहाड़ी पर आग है वो किस वजह से है? क्योंकि वहाँ पर स्मोक है। वट एवर हैज़ स्मोक हैज़ फायर। अब यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। ये जो तरीका होता है ना, ये जो प्रिपोजिशन 5 प्रिपोजिशन हम इंडियन सिलोजिज्म में पढ़ते हैं, वो तरीका होता है कि जब आपको किसी दूसरे पर्सन को कोई चीज़ बतानी होती है लॉजिकल वे में, उसको यकीन दिलाना होता है, तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे आप दूसरे को बताते हो। तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट कहते हो, जैसे आपने कहा दिस हिल हैज़ फायर, कि इस हिल पर पहाड़ी है। उसके बाद आप उसका कारण बताते हो बिकॉज इट हैज़ स्मोक, क्योंकि यहाँ पर स्मोक है, क्योंकि पहाड़ी पर धुआं है इसलिए वहाँ पर फायर लगी है। उसके बाद आप उदाहरण देते हो, और ये उदाहरण कैसा होता है? यूनिवर्सल उदाहरण होता है, यूनिवर्सल एग्जाम्पल होता है। वट एवर हैज़ स्मोक हैज़ फायर, जैसे कि ओवन, यानी कि जिस चीज़ में भी स्मोक होती है उसका मतलब है कि उसमें फायर है, यानी कि जहाँ भी धुआं होता है वहाँ पर 100% फायर होती है। ये आपने एक यूनिवर्सल उदाहरण ले लिया। उसके बाद उपान्य का क्या मतलब होता है? इस एग्जाम्पल का यूज़, इस एग्जाम्पल का आप यूज़ करते हो उपान्य में। दिस हिल हैज़ स्मोक विच इज़ इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर, इस हिल पर स्मोक है जो कि इनवेरिएबली रिलेटेड है फायर के साथ, यानी कि आप फायर से स्मोक को अलग नहीं कर सकते। उसके बाद देयरफॉर दिस हिल हैज़ फायर, लास्ट में निगमना का मतलब होता है कंक्लूजन, इसीलिए इस हिल पर फायर है। तो ये एक तरीका होता है, एक स्टेप्स होते हैं अपनी बात को दूसरे को समझाने के लिए, दूसरे को कहने के लिए। यानी कि जब आप अनुमान लगाते हो किसी चीज़ का, खुद से अगर आपको अनुमान लगाना, एक होता है स्वार्थ अनुमान और एक होता है परार्थ अनुमान। अनुमान में ही हम पढ़ते हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर प्रिपोजिशन, 5 प्रिपोजिशन को हम अनुमान में ही पढ़ते हैं। तो स्वार्थ अनुमान का जब आप खुद से अनुमान लगाते हो, वहाँ पर आपको कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ते। लेकिन अब जब आप दूसरे को, यानी कि परार्थ अनुमान, दूसरे को आप अपना अनुमान के बारे में बता रहे हो, तो इन्फ्रेंस के बारे में, तो उसके लिए इन स्टेप्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो हमारा प्रतिज्ञा रिलेटेड होगा निगमना के साथ, और हेतु रिलेटेड होता है उपान्य के साथ, और बीच वाला हमारा होता है उदाहरण। सो दैट्स ऑल। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस थे आपके दिसंबर 2023 एग्जाम के एजुकेशन के पेपर 1 से लिए गए थे, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, और ये सारे ही कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी अपनी यूट्यूब क्लासेस पर डिस्कस कर चुके थे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ, बट मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स। बट मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीक में कम से कम 3 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।